हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अभी यूपीपीसीएस प्री 2022 12 जून को समाप्त हुआ है, और इसके बाद इसके पहले यूपीएससी प्री 2022 5 जून को समाप्त हुआ है। आप लोगों ने अपने आंसर की भी मिला ली है, और आप लोगों को अंदाज़ा भी हो गया होगा कितना प्रश्न बन रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, जैसा कि सी सेट, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सी सेट और जीएस दोनों पेपरों का हमने सॉल्यूशन भी दे दिया है। तो आप लोग अगर नहीं मिलाए हैं पेपर तो अपना पेपर मिला लीजिए, क्या कमी है उसको देख लीजिए। अगर सही सही आपके स्कोर बन रहे हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए, और उसी मेंस की तैयारी को ही ध्यान में रखते हुए ये हम मेंस प्रैक्टिस का एक सीरीज लाए हैं, जिसमें हम रोज़ कम से कम 4 से 5 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, नहीं 4 से 5 तो कम से कम 2-3 प्रश्न तो हो ही जाएगा एक दिन में। और ये प्रश्न कुछ इस तरीके से होंगे कि वो प्रश्न रहेंगे, प्रश्न का फॉर्मेट बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। वो प्रश्न आपको लिखना होगा अपने अनुसार, फिर उसको आप भेजेंगे, फिर उसका हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करके बताएंगे कि भाई क्या कमी रह गई है, क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, किसकी ज़रूरत ज़्यादा थी, क्या कौन सा टर्म यूज करने से या कौन से शब्द का यूज करने से आपका उत्तर बड़ा आकर्षक हो सकता था। इन सब चीज़ों को हम आपको बताएंगे। ठीक है, और इसकी फ़ीस भी नॉर्मल फ़ीस एक रख रखे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। जैसे कि बीपीएससी का मेंस प्रैक्टिस ग्रुप स्टार्ट हो गया है, और उसमें ऑलरेडी करीब कुछ बच्चे हैं, अलग से उनका ग्रुप है, वो उसमें अपना प्रैक्टिस डेली करते रहते हैं। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी जुड़ जाइए अच्छे से, फिर मतलब जुड़ जाइए और फिर तैयारी भी आप लोग करिए अच्छे से अपनी। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर यूपीएससी मेंस के लिए कोर्स लेते हैं तो 400 पर मंथ है। अगर स्टेट पीसीएस, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस हो या बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस हो, तो इनके लिए 300 रुपये पर मंथ फ़ीस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखे हैं, इतनी फ़ीस आप लोग दे सकते हैं महीने के हिसाब से। और अगर इससे ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए हो आपको तो इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी को समस्या है फ़ीस को लेकर या किसी और बात को लेकर, तो आप हमसे बेफिक्र होकर बोल सकते हैं। ठीक है, ये ना हो कि फ़ीस के चक्कर में आपकी पढ़ाई रुके, तो फ़ीस के चक्कर में पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बाकी फ़ीस आती जाती रहेगी, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान रखते हुए ये वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। भाई आप कॉपी चेक भी करवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। भैया जैसे बीपीएससी के लिहाज से प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है। ठीक है, ऐसे मिलता जुलता प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, तो इसमें अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन का परिचय देते हैं तो वो दौर कौन सा था, प्रोसेस क्या रहा है, ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक कब हुई थी, वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था। ठीक है, ये इसके परिचय में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई है इसकी, कि किसको कहाँ पर पकड़ के जेल में डाला गया, कौन से ऑपरेशन के तहत सबको गिरफ्तार किया गया, प्रमुख नेताओं को। ये सब तो भारत के लेवल पे देखेंगे हम। उसके बाद जैसा कि बिहार में जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो बिहार में जन भागीदारी क्या रही है, बिहार में के प्रमुख नेताओं की भूमिका बतानी हमें। तो उसमें ध्यान रखेंगे कि पहला जो कांड है वो सचिवालय भवन पर झंडा फहराने की कोशिश की जाती है। ठीक है,
तो झंडा फहराने की कोशिश होती है 11 अगस्त 1942 को, ठीक है। इसमें गोली चलती है, जो कि उस समय पटना का तत्कालीन जिलाधीश है WG आर्चर, इसके आदेश पर पुलिस गोली चला देती है और उसमें 7 छात्रों की मौत हो जाती है। उसमें छात्र जो हैं कहीं उमाकांत सिंह है, राम गोविंद सिंह है, राजेंद्र सिंह है, रामानंद सिंह है, देवी पट चौधरी हैं, जगपति कुमार भी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शहीद स्मारक का निर्माण भी किया गया है इसी जगह पे, ओके। इसी गोलीकांड के विरोध में फिर पटना में क्या होता है, हड़ताल भी होती है, ठीक है। हड़ताल में क्या क्या होता है भाई, गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन होता है जिसकी अध्यक्षता जगत नारायण लाल करते हैं और ये प्रस्ताव पारित होता है कि संचार सुविधाओं को ठप कर दिया जाए, साथ में सरकारी कार्यालय को पंगु बना दिया जाए। परिणाम क्या होता भैया कि पूरे बिहार में रेल की पटरियाँ उखाड़ दी जाती हैं, तार टेलीफोन की लाइन भी काट दी जाती है, डाकघर, रेलवे स्टेशन, थाना, अन्य सरकारी इमारतों को जलाया भी गया इसी में, ठीक है। तो इसका विस्तार जो है ना बिहार के अन्य भागों में भी हुआ है, जैसे सीवान थाना में भी झंडा लहराने की कोशिश हुई। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव इसमें पुलिस की गोली के शिकार हुए थे। सारण में जगलाल चौधरी रहे, इन्होंने पुलिस थाने को जलाया। सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी ने समानांतर प्रशासन की स्थापना की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह हैं, इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाती है। गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने के क्रम में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार देती है ध्रुव कुमार को। ऐसे कुछ कारनामे चलते हैं। सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर रहते हैं, दरभंगा में कुलानंद वैदिक हैं, उन्होंने संचार व्यवस्था को ठप कर दिया था। सारण जिला के रघुनाथपुर, सीवान, एकमा, दिघवारा, इन सब जगहों पर ब्रिटिश प्रशासन क्या होता है, ध्वस्त कर दिया जाता है भाई। फिर मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी, हाजीपुर, दरभंगा, पलामू, हजारीबाग के क्षेत्रों में क्या होता है कि क्रांतिकारी सरकारों की स्थापना भी की जाती है। इसके अलावा गाँव में पंचायतों और रक्षा दलों की भी स्थापना की जाती है। इसमें जयप्रकाश नारायण की भी कुछ भूमिका है। उन्होंने इस आंदोलन में तीव्रता लाने के उद्देश्य से नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया। ये आज़ाद दस्ता जो था भाई वो अखिल भारतीय केंद्र नेपाल में, जबकि इसका प्रांतीय कार्यालय बिहार में स्थापित हुआ। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि सरकार के कार्यों में बाधा पहुँचाई जा सके। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे और आज़ाद दस्ता की कार्रवाइयों से प्रेरित होकर उन्होंने बिहार मतलब पूर्णिया, भागलपुर में इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना की गई। 1943 का समय है, अंत आने वाला है, तब तक आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। लेकिन एक बात और है कि नेपाल सरकार की सहायता से ब्रिटिश सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण क्या हुआ, ये प्रयास भी शिथिल हो गया, ठीक। इसके अलावा फिर क्या हुआ, आदिवासी क्षेत्रों में भी विस्तार है भाई, विस्तार हुआ। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने, खासकर ताना भगत आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। जमशेदपुर स्थित टिस्को कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। डालमिया नगर में रोहतास इंडस्ट्रीज के श्रमिकों ने भी हड़ताल कर दिया था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। 11 अगस्त को क्या होता है कि सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग की मुख्य सड़कों पर एक जुलूस निकाला गया और आंदोलन के दौरान पुलिस बलों में भी प्रतिक्रिया हुई थी। रामानंद तिवारी हैं, इनके नेतृत्व में पुलिस संघ के तत्वावधान में क्या हुआ कि 500 पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तारी दी और पुलिस अत्याचार के विरोध में उपवास भी रखा इन लोगों ने, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना कि बिहार में पत्रिकाओं का भी बड़ा योगदान रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो उनकी क्या भूमिका रही भाई, देखो वहाँ पे मुंगेर से आज़ाद हिंदुस्तान और मुंगेर न्यूज़ अखबार निकला। विशेषता यह रही कि छात्रों ने कुछ रेलगाड़ियों को अपने कब्जे में लिया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलाकर आंदोलन का प्रचार प्रसार भी किया था। और ये जो ट्रेन थी उस ट्रेन का नाम रखा गया स्वराज ट्रेन, ठीक है। गिरफ्तारियाँ हुई, जनसंहार हुए, गोलीकांड हुआ, जेल में गए लोग, हवाई फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ। इसमें बिहार में करीब 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए और 8783 व्यक्ति को सजा भी दी गई। 134 लोग मारे गए थे, 362 लोग घायल हो गए।
ठीक है। इन सबको बताने के बाद ही आप इन्हीं पॉइंट्स के अनुसार आप बताएंगे, फिर अंत में आप एक निष्कर्ष दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से भैया ये वाला प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगला प्रश्न की ओर अगर चलें तो अगला प्रश्न है, बिहार में 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य हुए पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। तो बिहार में देखो, बिहार सबसे पहली बात तो है कि एक भूमिका बनानी पड़ेगी कि बिहार पहले से ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, आज की कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब रहे हैं। यहाँ पर विदेशों से छात्र आते थे शिक्षा लेने भाई, लेकिन इसका आवासन भी होता चला गया जैसे जैसे समय बीतता जाता। फिर आधुनिक काल में बिहार की शैक्षिक गतिविधियों में काफ़ी तेजी आती है जब अंग्रेज के नेतृत्व में इसका संपर्क पाश्चात्य शिक्षा से होता है। ठीक है, अब विकास में क्या होता है कि राज्य की भूमिका भी सीमित और परोक्षता ही थी उस समय, लेकिन अब क्या है कि राज्य के नेतृत्व में शिक्षा का सुव्यवस्थित विकास आरंभ हो चुका था। ठीक है, इसका आरंभ करने वाले ब्रिटिश सत्ता का मूल उद्देश्य ये नहीं था कि वो लोग पढ़ा लिखा देंगे तो सक्षम हो जाएंगे, नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, अधिकारी बनेंगे। उनका मतलब सिर्फ इतना था, मतलब सिर्फ ये था कि भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग रूप में ही सिर्फ भारतीय हों, बाकी उनके विचार जो हों वो अंग्रेजों की तरह हों। मतलब ब्रिटिश राज का समर्थक हों वो लोग, ब्रिटिश औद्योगिक वस्तु का बेहतर उपभोक्ता हों वो लोग। ठीक है, ये वाला उनका उद्देश्य था। फिलहाल इतना बताने के बाद 1833 के चार्टर एक्ट की बात तो करनी पड़ेगी भाई, है ना, क्योंकि उसको भूलना तो हमारे वश का नहीं है, उसको याद ही रखना पड़ेगा। क्या हुआ था भाई, मैकाले पद्धति लागू हुई थी। इसी समय विलियम बेंटिक की सरकार ने 7 मार्च 1835 को घोषणा की, शिक्षा के लिए जो भी कोष मंजूर हो उसे केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए खर्च करना सर्वोत्तम होगा। मैकाले प्रस्ताव पर ही क्या होता है कि भाई 1835 में पटना में एक जिला स्कूल की स्थापना की जाती है। इसके अलावा पूर्णिया, भागलपुर, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, देवघर, हजारीबाग जगहों पर भी जिला स्कूल खोले गए। ओके, तो हमें इतना याद रखना है। उसके बाद ध्यान रखना वुड्स डिस्पैच और सैडलर आयोग क्या हुआ। 1854 का वुड्स डिस्पैच है और एक है सैडलर आयोग 1917 का। इसके पाश्चात्य शिक्षा के विकास में बिहार में जो वुड्स डिस्पैच जो शिक्षा संबंधी निर्देश और सैडलर आयोग, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भाई। कि वुड्स डिस्पैच में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व तथा तकनीकी विद्यालय की स्थापना पर बल दिया गया था, लेकिन वहीं पर सैडलर आयोग क्या किया था, सैडलर आयोग ने व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिप्लोमा तथा डिग्री की उपाधि हेतु व्यावसायिक कॉलेज को खोलने की आवश्यकता पर बल दिया। वुड डिस्पैच सैडलर आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ही क्या हुआ, बिहार सहित पूरे भारत में समय समय पर उच्च शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी शिक्षा आदि के लिए आवश्यक संस्थानों की स्थापना की जाती रही। इसमें कुछ हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा हम शीर्षक पॉइंट्स में देख लेंगे भाई। जैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना होती है। इसमें मानव की विषयों की उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट मानक स्थापित किया गया। 1889 में नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है, बिहार नेशनल कॉलेज की। 1917 में पटना कॉलेज के कला संकाय में स्नातकोत्तर विभाग खोला गया। 1917 में ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जो पश्चिमी तर्ज पर स्थापित बिहार का पहला विश्वविद्यालय बनता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होगा वो बनेगा विज्ञान के क्षेत्र में विकास। तो विज्ञान के क्षेत्र में कैसा विकास हुआ भाई कि 1919 में विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षा के लिए पटना कॉलेज में भौतिकी रसायन शास्त्र विभाग खोले गए। 1928 में एक स्वतंत्र विद्यालय की हैसियत से पटना साइंस कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। अगला पॉइंट होगा कृषि के क्षेत्र में विकास। तो कृषि क्षेत्र में विकास कैसा हुआ कि पूसा यूनिवर्सिटी 1902 में बनी थी। ठीक है, एक अमेरिकी थे हेनरी फिलिप्स के अनुदान से एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना होती है। ओके, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य भी देखो एग्रीकल्चर से संबंधित है। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर नाम ही है, तो कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रहा होगा और कृषि के क्षेत्र में अधिकाधिक वैज्ञानिक यंत्रों को बढ़ावा देना रहा होगा। अगला पॉइंट क्या बनेगा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास। ये क्या भाई
बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों को तैयार करने के उद्देश्य से 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना होती। इसी कड़ी में याद रखना 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना की गई। फिर यही तक सीमित नहीं रहा भाई, पशुधन के क्षेत्र में भी यहाँ विकास होता है। कैसे कि 1930 में पशु चिकित्सा पशुधन विकास के लिए पटना वेटरनरी कॉलेज की स्थापना की जाती है। फिर खनिज संसाधन क्षेत्र में विकास होता है। वो क्या है भाई, संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, तब बिहार तो विभाजित नहीं था ना भाई, एक ही था, तो उचित दोहन के लिए 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है की स्थापना हुई। और प्रमुख उद्देश्य ये था कि खनिज संसाधनों से संबंधित शोध को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। ये तकनीकी अभियांत्रिकी शिक्षा के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु बन गया। नारी शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, तो वो कैसा विकास था भाई, नारी शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात करेंगे तो 1914 में क्या होता, बिहार और उड़ीसा सरकार ने अपने प्रांतों में नारी शिक्षा के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति बनाई थी। महिलाओं में उच्च शिक्षा के विस्तार के मद्देनजर इस समिति ने क्या किया, बांकीपुर और कटक के कन्या विद्यालयों में इंटरमीडिएट की शिक्षा आरंभ करने का सुझाव दिया था। सरकार भी ये चाहती थी कि खोला जाए भाई। नीतिगत निर्णय के बावजूद प्रगति काफ़ी धीमी रही, लेकिन 1927 में क्या होता कि बिहार और उड़ीसा में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या जो रही वो 0.7% थी। हार्टोग कमेटी ने 1929 में बिहार का उल्लेख करते हुए लिखता है, वो हार्टोग कमेटी क्या लिखती भाई कि लगभग 25 लाख लड़कियों में से यहाँ के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या सिर्फ 1,16,000 है, और उनमें भी अधिकांशतः प्राथमिक विद्यालयों में ही हैं। ये सब ठीक है, ये सब ठीक रहा। एक इसमें सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ हम जान रहे हैं, लेकिन एक योगदान हमको नहीं भूलना चाहिए, और वो योगदान क्या है, वो योगदान है पाश्चात्य शिक्षा के विकास में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका। तो इनकी भी कोई भूमिका रही होगी, तो भूमिका क्या थी भाई, देखिए पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में इन संस्थाओं ने भी और प्रमुख व्यक्तियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, ईसाई मिशनरियाँ हैं, इन सब ने योगदान दिया। आर्य समाज के द्वारा वैदिक संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के बेहतरीन मूल्यों को भी एकत्रित करते हुए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की श्रृंखला स्थापित की गई। याद रखना, ब्रह्म समाज के तत्वावधान में पटना में राम मोहन राय सेमिनरी की भी स्थापना की गई थी। मुस्लिम धर्मावलंबियों के बीच क्या हुआ कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक संगठनों की स्थापना हुई। उनकी प्रेरणा का स्रोत रहा अलीगढ़ आंदोलन, जिसके प्रणेता रहे सर सैयद अहमद खां, जो मुस्लिम समाज में जागृति का संचार कर रहे थे। भैया 1872 में क्या होता, इमदाद अली खां हैं, इन्होंने मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार में है, इस समय भी बिहार में ही है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की उन्होंने। 1873 में ये शाखा इसकी पटना में भी खोली गई। पटना सिटी में मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1886 में मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना हुई। कहाँ, पटना में। ईसाई मिशनरियों ने भी अपना काम किया, प्रचार प्रसार के कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। तो ये सब तो ठीक था। उपनिवेश काल के दौरान शिक्षा बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास में राज्य के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तिगत प्रयत्नों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक आपका निष्कर्ष भी होना चाहिए। यद्यपि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान पाश्चात्य शिक्षा तकनीकी शिक्षा का विकास वांछित मात्रा और गुणवत्ता के साथ नहीं हुआ, फिर भी इन्हीं प्रयासों ने क्या किया भैया, आधुनिक बिहार के शैक्षिक ढांचे के उस सुदृढ़ नींव को तैयार किया था जिस पर स्वतंत्रता के बाद बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रश्न हुआ। करीब 400 वर्ड में तो आराम से आ ही जाएगा, जितना हमने पॉइंट दिए हैं, जितना हमने व्याख्या की है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन दोनों प्रश्नों को बड़े अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे थोड़ा सा, कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भैया, सहकारी समितियां क्या होती हैं, ये किस प्रकार जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 2 3 प्रश्न और है इसमें। ठीक है, 5 प्रश्न एक वीडियो में करेंगे और डेली एक वीडियो देंगे भैया। डेली अगर आप कर पाएँ तो 5 प्रश्न कीजिए। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध और विकास संबंधी उपलब्धियां समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगे। तो देखिए, अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको प्रौद्योगिकी की बात करनी पड़ेगी, भाई जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है भाई, कि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग का एक ऐसा भाग होता है ये कि जिसमें जैविक प्रजातियों या उससे उनसे उत्पन्न पदार्थों का प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है, उसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। फिर से अगर भूमिका बनानी चाहें तो वो भी बना सकते हैं। कैसे, कि वैसे तो जैव प्रौद्योगिकी में शोध बहुत पहले से ही चल रहा है, लेकिन 20वीं 21वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयाम जो रहे वो आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा परखनली शिशु का निर्माण, डीएनए टीके का निर्माण, दोषयुक्त जीन का सुधार, ये सब जैव प्रौद्योगिकी की ही क्या हैं, उपलब्धियां हैं। अब ये जो अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी है, ये शोध और विकास संबंधी जो उपलब्धियां हैं इसकी, वो किस प्रकार से समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान में सहायक हो सकती हैं। जब हम इसके बारे में बात करेंगे ना, तो इसमें देखिए कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे कृषि क्षेत्र में अगर इसके बात करें तो कृषि क्षेत्र में आनुवंशिक रूप से जो पराजनी फसल का उत्पादन हो रहा है, जैसे बीटी बैंगन है, बीटी कपास है, जीएम सरसों, ठीक है। इसके अलावा जैव उर्वरक है, जैव कीटनाशक का विकास हुआ है, ठीक। इसके अलावा फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे पोषण, स्वाद, सुगंध में उन्नति आई है। फिर पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या किया गया भाई, अब इसमें जैव उपचारण प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, कार्बन प्रच्छादन, प्राणी और पादप विविधता में तेजी आई है। पशु जैव प्रौद्योगिकी में भी कुछ हद तक विकास हुआ। कैसे हुआ कि भ्रूण हस्तांतरण, भ्रूण परिवर्धन, पोषण, स्वास्थ्य रोगों के उपचार, परखनली निषेचन से पशुओं के नई नस्लों का विकास और नस्ल सुधार में भी वृद्धि देखी गई है। साथ में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से देखा जाए तो इसमें दवाओं का भी विकास हुआ, समुद्री जीवों का भी विकास हुआ है। अच्छा, आर्थिक सामाजिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है भाई। प्रमुख बीमारियां जो है ना, बीमारियों की रोकथाम में बड़ा सहायक रहा है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। इलाज कैसे ये संभव रहा भाई, संभव इसलिए है क्योंकि इसकी पहुंच गरीबों तक, निर्धनों तक है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि बेहतर कृषि उत्पादकता, अब कृषि उत्पादकता अगर अच्छी खासी है तो जो भूखमरी है या पोषण की कमी है, ये सब समस्या तो नहीं होगी ना, इसीलिए कमज़ोर वर्गों के उत्थान में सहायक है। इसके माध्यम से आर्थिक विकास संभव होगा भाई, खेती होगी तो उच्च पैदावार भी रहेगी। क्यों, क्योंकि भैया उन्नत किस्म के बीजों का भी प्रयोग होगा, ठीक है, उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। मतलब क्या है, कुल मिला के निर्धनता में कमी आएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण आवश्यकता में वृद्धि होगी, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि लोगों तक पहुंच होगी भोजन की, तो जाहिर सी बात है 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी ऊर्जा तो मिलती ही रहेगी ना फिर बराबर से उनको, तो पोषण पर्याप्त होगा उनका, ठीक है। इसके अलावा फिर आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है वो हासिल होगा कि हमें बाहर से कुछ भी खाद्यान्न फसलें मंगाने की ज़रूरत ना पड़े, या किसी भी चीज़ के लिए हमको विदेशी आयात पर निर्भर ना रहना पड़े। तो इसमें भी जैव प्रौद्योगिकी अच्छा खासा अपना भूमिका निभाएगी। समावेशी समाज को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण कदम होगा ये, ठीक है। समावेशी समाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण कदम कैसे हो सकता है कि भाई किसी भी तरफ कोई भी दिक्कत, कोई कमी कुछ ऐसे ना रहे कि लोग किसी चीज़ से वंचित रह जाएं, या कोई किसी चीज़ से भरा पूरा दिखे, मतलब कोई खाई टाइप की ना दिखे हमको, ये गरीब और अमीर के बीच में लंबी चौड़ी खाई नज़र ना आए, ऐसा कुछ हो सकता है जैव प्रौद्योगिकी में। और जब सब कुछ सही रहेगा तो भैया जैव लोगों के जीवन स्तर में तो सुधार होगा ही होगा,
है ना, कि चिंटू भी ठीक है, पिंटू भी ठीक है, सब ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, एकदम स्वस्थ हैं, तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, नौकरी भी चल रही है, काम भी चल रहा है उनका। तो इन सब मामलों में ये चीज़ अपना मतलब सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, फिर अंत में जो पॉइंट बनेगा भाई, निष्कर्ष देना है आपको। अब निष्कर्ष के रूप में आप दे सकते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी ने सामाजिक उत्थान के प्रत्येक पहलू पर अपनी छाप छोड़ दी है। इसका मूलभूत उद्देश्य था समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए उपयोगी सिद्ध होना। ठीक है, ये पॉइंट आप इसमें दे देंगे निष्कर्ष के रूप में, बाकी सारी चीज़ें आपकी हो गई इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, ये अगला प्रश्न है भैया फोर्थ पेपर से संबंधित है। ठीक है, तो फोर्थ पेपर में ऐसा क्या है कि जैसे यूपीपीसीएस वाले जो हैं, इनमें एक चौथा पेपर होता है। ठीक है, तो चौथा पेपर जो होता है उसमें चौथा पेपर एथिक्स का है। ठीक है, उसी चौथे पेपर से संबंधित हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी देख लेते हैं आज ही। अगला प्रश्न है सहानुभूति, जीएस चौथा पेपर है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। उत्तराखंड में भी नैतिकता से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड पीसीएस का मेंस है और मध्य प्रदेश पीसीएस का भी मेंस होगा क्योंकि उसका प्री है 19 जून को, है ना। तो इन सब को ध्यान में रख के ये प्रश्न होगा कि सहानुभूति और समानुभूति में अंतर स्पष्ट करना है। दूसरी चीज़ है कि नेतृत्व क्षमता के विकास में समानुभूति की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार सहायक होता है। तो पहले तो हमको सहानुभूति और समानुभूति में अंतर बताना होगा, दोनों क्या क्या है भाई। देखिए सहानुभूति जो होती ना, सहानुभूति क्या है, तो जब सहानुभूति की हम बात करेंगे तो एक ऐसी मन स्थिति होती है ना, मन स्थिति होती है कि व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को महसूस कर भी लेता है और चाहता भी है कि उसकी पीड़ा समाप्त हो जाए। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है भाई, व्यक्ति किसी अन्य के दुख को दया से बढ़कर चिंता के स्तर तक की अनुभूति करता है, किंतु ध्यान ये रहे कि इसमें स्व और पर का अंतर बना रहता है। ठीक है, समानुभूति क्या है फिर, समानुभूति है कि व्यक्ति की ऐसी मन स्थिति होती है कि जहाँ पे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या काल्पनिक चरित्र की मन स्थिति को सटीकता से समझने और उसके निराकरण हेतु तत्पर रहता है। और सबसे मुख्य चीज़ है कि इसमें स्व तथा पर का अंतर समाप्त हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब विछड़न होता ना, ठीक है, तो अब इसमें अंतर होना चाहिए, दोनों में अंतर क्या होगा भाई, सहानुभूति और समानुभूति में अंतर क्या है, अंतर बताना है, मेन बात तो ये है ना। तो देखिए क्या है कि भी सहानुभूति हो या समानुभूति, सबसे बड़ा अंतर है कि ये दोनों भावनात्मक स्थितियां होती हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सहानुभूति में व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को महसूस करता है और उसके लिए दुखी भी होता है और उसके दुखों की समाप्ति भी चाहता है, लेकिन उसकी मन स्थिति को वो सटीकता से समझ नहीं पाता है। लेकिन समानुभूति में क्या होता है कि समानुभूति में आप स्वयं को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखकर देखने लगते हैं, दूसरे की भावनाओं की तीव्रता को सटीकता से समझते हैं। ठीक है, एक चीज और है कि मान लीजिए एक नेता है, नेता क्या भाई, जन कल्याण की भावना रखता ही है, सबको पता है उसके फैसले भी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ही प्रेरित होने चाहिए। मतलब क्या है कि सहानुभूति जो होती ना, नहीं, समानुभूति जो होती है वो एक दयालु कल्याण परक दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। एक जैसे लोक सेवक है भाई, इसमें देखिए पॉइंट भी हम दे रखे लोक सेवक की क्या भूमिका होती है।
तो लोक सेवक की भूमिका क्या है कि मतलब एक लोक सेवक है उसको उन महिलाओं के प्रति समानुभूति रखनी चाहिए जो कि पेयजल संचय करती हैं, ताकि इसके लिए उन्हें उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक लोक सेवक के लिए ये होना चाहिए समानुभूति, एक उन महिलाओं के लिए। समानुभूति विविध विचारों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देती है। कैसे देती भाई? कि विभिन्न संस्कृतियों में कार्य करने वाले नेताओं की लोगों को समझने में सहायता मिलती है। कौन? समानुभूति ऐसा करती है। ठीक है। इसके अलावा फिर है कि समानुभूति जो है ना, नेताओं को यह भी समझने में मदद करती है कि उनके निर्देशों का अधीनस्थों और जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा अगर ना हो तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है। फिर समानुभूति क्या करती है भाई? किसी व्यक्ति की पीड़ा का संकेतक भी होती है। इसमें याद रखना है कि इसमें आप मानते भी हैं कि पीड़ित व्यक्ति इस पीड़ा का भागी नहीं होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना कि समानुभूति जो होती है एक कुशल अनुक्रिया होती है, लेकिन सहानुभूति क्या है? सहानुभूति एक प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया होती है। सबसे बड़ा अंतर है। अब ये अंतर तो हमको पता चल गया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये नेतृत्व क्षमता के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है भाई। ये 2 पॉइंट के रूप में हम देखेंगे। एक तो देखेंगे कि व्यक्ति को यह धैर्यवान बनाता है, और दूसरा ये देखेंगे कि सिविल सेवकों को समर्पण के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। इन्हीं 2 बिंदुओं के माध्यम से हम ये समझ लेंगे कि नेतृत्व क्षमता के विकास में समानुभूति की भूमिका क्या होती है। तो व्यक्ति को धैर्यवान बनाते हैं, उसका मतलब क्या है कि उसके स्वभाव को अधिक उदार बना देती है। मतलब क्या है कि जब मतलब अगर ऐसे मान लीजिए कि कोई अधिकारी आप ही हैं, कहीं निरीक्षण का काम कर रहे हैं, तो किसी निष्कर्ष पर आपको पहुंचना है तो आप ऐसे सीधे तो पहुंच नहीं जाएंगे। करना क्या होगा कि उसके निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप उसे लोगों की समस्याओं को सुनना होगा, उन्हें समझना होगा, उसके बाद ही आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। भाई धैर्य जैसा एक शब्द अगर आपके पास होगा तभी ना आप ऐसा कर सकते हैं। अगर धैर्य है ही नहीं तो आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, और तत्काल में लिया गया फैसला गलत होता है। दूसरा क्या है कि ये सिविल सेवकों को समर्पण के साथ कार्य करने में सक्षम बनाती है। कैसे बनाती है भाई? भारत जैसा विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पे बहुत से लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। ऐसे में क्या है, समानुभूति क्या काम करेगी भाई? सिविल सेवकों को समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी, सक्षम बनाएगी। IAS अधिकारी हैं आर्मस्ट्रांग पाम, इन्होंने क्या किया कि सरकारी सहायता के बिना, ध्यान रखना, सरकारी सहायता के बिना सोशल मीडिया की सहायता से 40 लाख रुपए इन्होंने जुटा लिए थे। और वो 40 लाख रुपए इसलिए नहीं जुटाए थे कि उनको अपनी ज़रूरत थी कोई, उन्होंने इसलिए जुटाया कि उन लोगों के लिए उस समानुभूतिवश उन्होंने काम किया था कि जिनके गांव तक जाने के लिए कोई भी सड़क संपर्क नहीं था। उन्होंने अपने आराम के लिए नहीं ये 40 लाख रुपए जुटाए थे, उन्होंने जुटाए थे तो उन लोगों के लिए, उन लोगों की समानुभूति वश जुटाए थे कि जिनके गांव तक जाने के लिए कोई सड़क संपर्क मार्ग नहीं था। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, वो आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक आपका उत्तर जो होगा वो सटीकता से हो जाएगा, आपके उत्तर को सटीकता मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपका उत्तर भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं आप। तो इस प्रकार से भाई आज ये शुरुआत की है, तो ये 4 ही प्रश्न हैं। अगले वीडियो से जो करेंगे वो उसमें हम करीब 5-6 प्रश्न ऐसे ही करते रहेंगे। अगर मैं हो सके तो हम 10 प्रश्न भी कर देंगे, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, एक समस्या ये भी है। तो फिलहाल जैसा भी होगा हम डेली करते रहेंगे। आप लोग लिखिए, प्रश्न लिख के भेजिए, उत्तर चेक करने की जिम्मेदारी हमारी, उसका मूल्यांकन करेंगे, कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ क्या पूरा हो गया, कहाँ पर क्या जोड़ देना था, कहाँ पर क्या घटा देना था, कौन सा शब्द को लिखना था तो कौन सा शब्द को हटाना था, किसकी ज़रूरत थी किसकी ज़रूरत नहीं थी, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और ध्यान एक चीज़ और रहे कि हम कहीं गूगल से कॉपी पेस्ट करके आपके उत्तर का मूल्यांकन नहीं करेंगे।
जो भी मूल्यांकन होगा वो हमारे द्वारा लिखा हुआ होगा, गूगल का कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेफिक्र होकर भैया स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई, तैयारी शुरू करिए मेंस की, क्योंकि 27 सितंबर से यूपी पीसीएस का मेंस है। उत्तराखंड का भी देखिए मेंस अगस्त में है। मध्य प्रदेश पीसीएस का भी मेंस आ जाएगा, अभी प्री हो जाए। यूपीएससी का भी मेंस सामने है और धीरे धीरे बीपीएससी का भी मेंस आ जाएगा, अभी प्री हो जाए उसके बाद। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। भैया पढ़ते रहिए सब लोग, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।